हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग द स्पीड ऑफ ए ट्रैवलिंग वेव पढ़ेंगे और समझेंगे कि जो हमारा वेव है जब वो ट्रैवल करता है कुछ एनर्जी को लेके तो उसकी जो स्पीड है वो कैसे निकाली जाएगी, उसका जो इक्वेशन है वो कैसे निकाला जाएगा और इन प्रैक्टिकल वे वो हमारे क्वेश्चंस को कैसे हेल्प करेगा। तो इसके ऊपर हम लोग पढ़ेंगे और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। जो ट्रैवलिंग वेव होता है तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वेव होते हैं वो दो पैटर्न से ट्रैवल करते हैं एनर्जी को लेके। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दोनों चीज़ें हम इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ट्रांसवर्स वेव को कवर करेंगे और उसको किस एप्लीकेशन पे लेके चलेंगे। एक स्ट्रेच्ड आपका वायर जो रहेगा या फिर स्ट्रिंग ले सकते हैं, तो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग के ऊपर में ट्रांसवर्स वेव जो है वो कैसे वर्क करता है और उसका रिलेशन हम लोग स्पीड से कैसे करेंगे उसको करके देखेंगे और उसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो में क्या समझना है, इस वीडियो में हमको पहले समझना है कि जो वेव है वो कैसे ट्रैवल करता है और बाद में ट्रांसवर्स वेव को लेके एक एप्लीकेशन बनाएंगे हम लोग और समझेंगे कि वो कैसे बन रहा है, मतलब क्या क्या फैक्टर्स उस पर इफेक्ट कर रहे हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव क्या होता है, मतलब जो स्पीड है वो होता क्या है। नॉर्मली हम क्या जानते हैं स्पीड को लेके, जब हम गाड़ी चलाते हैं और या फिर हम लोग 9th से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो क्या समझते हैं स्पीड, या फिर जो वेव होता है उसको वेलोसिटी की फॉर्म में भी ले सकते हैं। क्या समझते हैं उसमें, डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब डिस्टेंस में जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिस्टेंस में जो चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो ये जो चेंज आता है डिस्टेंस के हिसाब से टाइम में, यही तो होता है हमारा स्पीड या फिर हमारा वेलोसिटी। ठीक है, और इसी को हम लोग वेव के पैटर्न में देखेंगे कि वहां पास में जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहां है और जो टाइम लग रहा है वो कहां पास में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो आज का हमारा टॉपिक है द स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। ठीक है, तो मैं आपको इमेजिन कराने की कोशिश करता हूं, देखिए किस टाइप से इसको करते हैं इमेजिन। दिस इज अवर वेव पैटर्न, साइन वेव। ओके है, यही पैटर्न है हमारा वेव का। अब इसको इमेजिन करिए, आपको यहां पास में एक इमेज दिखाई दे रहा होगा वाटर वाला। ठीक है, तो इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जैसे इस पे वाटर का ड्रॉप गिरा है, ठीक है, एक इमेज ही दिख रहा है, वीडियो नहीं है। जब ये गिरेगा तो आपको यहां पास में जब सेंटर पे कोई ड्रॉप गिर रहा है तो उसके आजू बाजू में देखिए एक वेव पैटर्न बन रहा है। ये यहाँ पास में यहाँ एक वेव पैटर्न आपको दिखाई देता होगा। वेव पैटर्न मतलब उठा हुआ हिस्सा, या फिर आप समुद्र में अगर कभी गए हैं तो लहरों को अगर आप अपनी तरफ आते हुए देखेंगे तो वो जो लहर आ रही है आपकी तरफ वो क्या है, वो उसका पीक पॉइंट वाला जो पॉइंट है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। मतलब समझ लीजिए कि ये आपका पीक पॉइंट है, ये पीक पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता है। ये लहर का आना बोलते हैं इसको। आप देखे भी होंगे इसको टीवी में, अगर आप कभी नहीं गए हैं वहां समुद्र के किनारे तो आप जरूर टीवी में देखे होंगे कि लहरें इस टाइप से आ रही हैं। और फिर भी आपको इमेजिन नहीं हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक गिलास ले लीजिए या एक कुछ भी थाली ले लीजिए और उस पर पानी को फुल कर दीजिए और उसके बाद में उस पर एक बूंद गिराइए और उसको हॉरिजॉन्टल वे में देखिए। मतलब अगर थाली यहाँ पास में रखे तो उसको हॉरिजॉन्टल वे में देखिए। जब आप पानी की बूंद ऐसे गिराएंगे तो उसमें एक वेव जनरेट होगा और वो वेव आपको आपकी तरफ आते हुए दिखाई देगा। आप इसको क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। तो जो वो वेव है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो हमको कौन सी चीज दिखाई देता है, हमको पीक वाला पॉइंट दिखाई देता है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को हम लोग नॉर्मली बोलते हैं क्रस्ट और इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है, ये आपका ट्रफ है। तो ये क्रस्ट वाला पॉइंट आगे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो देखिए जब ये शिफ्ट होगा तो ये किस टाइप से काम करता है, इसको देखिए, ये आपका शिफ्ट होगा। ये डॉटेड लाइन को देखेंगे तो ये शिफ्टेड वाला पॉइंट है, मतलब कि ये वाला वेव इस वाले आपका जो यहां का जो पॉइंट है, अगर आप मैकेनिकली देखेंगे तो यहां वाले वाटर मॉलिक्यूल्स को ये एनर्जी देके इसको उठा रहा है, फिर ये वाला इस वाले वाटर मॉलिक्यूल को देख के इसको उठाएगा और ये शिफ्ट होता जाएगा आगे की तरफ बढ़ता हुआ। इसको आप क्लियरली विजिबल करके देख भी सकते हैं बाय द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये जो शिफ्ट हो रहा है देखिए, पहले यहां था फिर यहां शिफ्ट हो गया। ओके है,
तो यहां से जब ये यहां शिफ्ट हुआ तो ये इसकी जो डिस्टेंस है, इस शिफ्टिंग की जो डिस्टेंस है वो कितना कवर किया होगा इसने, वो इसने डेल एक्स कवर किया होगा। ओके है। जब इसने यहां से यहां तक में डेल एक्स कवर किया तो इसको समय कितना लगा होगा इसको कवर करने के लिए, इसको जरूर टाइम लगा होगा डेल टी टाइम, इतना ही समय लगा होगा। अब इसी को इक्वेशन के रूप में देखिए कि इसको कैसे किया जाता है। हमारे पास में ये जो वेव है इसका एक इक्वेशन है, इसको समझिए कौन सा इक्वेशन है, y, इसको हम x लेते हैं और इसको हम y लेते हैं, ठीक है। y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के प्लस 5, यही हमारा इक्वेशन था वेव का। अब इस वेव में ये जो फाई है ये तो जीरो हो गया क्योंकि हम स्टार्ट ही यहां से कर रहे हैं, तो इस वैल्यू को तो आप जीरो ले सकते हैं क्लियरली, ठीक है। ये आपका इनिशियल फेस होता है कि आप यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि यहां से कर रहे हैं कि इस पॉइंट से कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस वैल्यू को आप हटा दीजिए यहां से, इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल में, ये ऑलरेडी जीरो है। अब इसमें ये जो वेव ट्रैवल करेगा जितना भी आगे बढ़ जाए, अगर ये डैम्प भी करेगा, ये वेव मतलब एनर्जी को डैम्प भी करेगा तो सिर्फ एम्पलीट्यूड में फर्क आएगा, पर ये जो वेव का जो स्पीड है, आगे जाने की जो स्पीड है, इस पर कोई फर्क नहीं आने वाला। तो इसके कारण ये जो ये वैल्यू देख रहे हैं, ये फेस वैल्यू, ये आपको हर जगह में कांस्टेंट ही मिलने वाला है, हर जगह में आपको कांस्टेंट ही मिलेगा। मतलब इसका जो ये वेवलेंथ देख रहे हैं यहां से यहां तक वाला, इसमें आपको कोई भी चेंज नहीं मिलेगा, ठीक है। सिर्फ इसका अगर आप डैम्प करेंगे तो ये डैम्प मतलब कि इसका एम्पलीट्यूड रिड्यूस होते जाएगा, पर इसका वेवलेंथ में चेंज नहीं आएगा, ओके है। या फिर बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड में चेंज नहीं आएगा, धीरे 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 एनर्जी खत्म होती जाएगी और ये बाद में फिर से फ्लैट हो जाएगा, ओके है। तो ये वैल्यू जो है ये हमको कांस्टेंट मिलेगी, तो लेट कंसीडर दिस वैल्यू, हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो कंसीडर करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आएगा ओमेगा टी माइनस के एक्स, दिस इज अवर वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू। इसको आप जीरो से इक्वेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पास में। अब देखिए इस पे अगर ये टी समय पे इस पोजीशन पे था, टी समय पे इस पोजीशन पे था, तो यहां से यहां जाने में उसको कितना समय लगा होगा, टी प्लस डेल टी समय लगा होगा। टी समय पे अगर यहां था तो अगला जो कवर किया उसने डेल टी समय में कवर किया, तो टाइम को प्लस कर दीजिए, तो टी इक्वल टू क्या ले लू मैं, टी प्लस डेल टी। अब देखिए यहां से यहां तक का अगर डिस्टेंस उसने एक्स कवर किया था, ठीक है। इनिशियली जब आपका एनर्जी को देते हैं तो स्टार्ट तो ये सोर्स पॉइंट से ही होगा, इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि किस टाइप से सोर्स देते हैं, और उसका एक वीडियो भी आपको यहाँ पास में दिखा चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये यहां से सोर्स जाके यहां से जब इस वाले तक में एम्पलीट्यूड जाएगा तो इसको एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा था। फिर उसके बाद जब इसकी स्पीड को देखें एक निकालने के लिए, तो यहां से यहां जाने में उसको कितना जगह लगा होगा, कितना डिस्टेंस लिया होगा उसने, तो उसने क्या किया, x को x प्लस डेल एक्स तक गया, कितना गया आगे उसने, ज्यादा कितना गया, डेल x आगे बढ़ गया, ओके है। इन दोनों वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो आपको इक्वेशन मिलेगा ओमेगा टी प्लस डेल टी, ओके है, माइनस के ऑफ x प्लस डेल एक्स। ये वाला जो मैं डेरिवेशन आपको बता रहा हूं छोटा सा ही है, पर इसको मैं एनसीईआरटी से लेके बता रहा हूं, आपको रेफरेंस बुक वाला भी मैं डिफरेंशिएशन के तरीके से भी आपको बता दूंगा, बहुत ही सिंपल सा है वो भी। अभी देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओमेगा टी प्लस ओमेगा डेल ऑफ टी, और ये बनेगा माइनस के ऑफ एक्स माइनस के ऑफ डेल ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। अब देखिए ओमेगा टी माइनस के, और ये आएगा ओमेगा डेल टी माइनस के ऑफ डेल ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ओके है, ठीक है। अब अगर इस वैल्यू को आप देखेंगे तो ये वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलने वाली है, ये वैल्यू आपको कांस्टेंट थी, देखिए मैंने जीरो भी करके देखा था यहाँ पास में। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस x को लैम्डा को अगर कंसीडर करेंगे तो सारे के सारे वेव में आपको डिस्प्लेसमेंट जो मिलेगा लैम्डा के रूप में अगर लेंगे तो वो आपको कांस्टेंट ही मिलने वाला है। इस तरीके से भी इसको जीरो कर सकते हैं आप चाहें तो, या नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर आप चाहें तो ये देखिए ओमेगा डेल टी माइनस के ऑफ डेल ऑफ एक्स, ये जो डेल वैल्यू होता है मतलब कि समय जो हम ले रहे हैं, अगर समय को बहुत ही छोटा कर दिया जाए, समय को
बहुत ही छोटा कर दिया जाए तो ये वैल्यू भी हमको जो मिलेगी वो बहुत ही स्मॉल मिलेगी, बहुत ही छोटी मिलने वाली है। अगर बहुत ही छोटा मिलने वाला है तो इस वैल्यू को मैं जीरो के रिस्पेक्ट में कंसिडर अगर कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। इस वैल्यू को जीरो के रिस्पेक्ट में कंसिडर कर लेता हूं मैं, ठीक है। देखिए ओमेगा डेल टी माइनस के ऑफ डेल ऑफ एक्स, इसको मैं कंसिडर कर लिया एज टू जीरो के फॉर्म में। इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दीजिए, ओमेगा डेल टी इक्वल टू के डेल ऑफ एक्स। इस टी को यहां ले आइए, इसको यहां ले आइए, ओमेगा अपॉन के इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल टी, ठीक है। डेल एक्स अपॉन डेल टी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डेल एक्स अपॉन डेल टी समय में जो चेंज हुआ इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, यही है। और वेलोसिटी का इक्वेशन बना हमारा ओमेगा अपॉन के का वैल्यू, तो हमारा एक इक्वेशन आ गया ओमेगा अपॉन के, सिंपल से आया। अब इसमें कुछ वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए कुछ, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 2 पाई न्यू, देखिए 2 पाई न्यू, ये इसको हम फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई कैंसिल, फाइनल जो हमारा इक्वेशन आएगा वो आएगा लैम्डा न्यू, जो वेलोसिटी का वैल्यू रहेगा। अभी देखिए इसको मैं क्या करता हूं, लैम्डा को वैसे ही रहने दीजिए, जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या लिख सकता हूं मैं, फ्रीक्वेंसी को मैं लिख सकता हूं टी। देखिए मैं जो आपको कांस्टेंट वैल्यू बता रहा था ओमेगा टी माइनस के वाला, उसको समझिएगा यहां पास में। वेलोसिटी का जो इक्वेशन है वो क्या है, लैम्डा अपॉन टी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर इस वेव का फुल साइकिल, मतलब एक कंप्लीट वेव ट्रैवल कर रहा है, वन पीरियड यहां से यहां तक में कंप्लीट बन रहा है, फिर से ये स्टार्ट हो रहा है, तो यहां से यहां तक में इसको कितना डिस्टेंस लग रहा होगा, यहां से यहां तक में इसको लैम्डा डिस्टेंस लग रहा है, जो कि वेवलेंथ का फॉर्म है। और यहां से यहां तक जाने में उसको कितना समय लग रहा है, जिसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं, वो है टाइम पीरियड। तो ये कितना भी यहां से फिर से जब ये आगे बढ़ेगा तो जो इसकी स्पीड रहेगी वो आपको कांस्टेंट मिलने वाली, इसीलिए मैंने यहां पास में कांस्टेंट लिख दिया था ओमेगा टी माइनस के एक्स पहले, और जो हमको इस इक्वेशन से निकल के भी आया लैम्डा अपॉन टी, जो कि वेलोसिटी कहलाता है। तो ये कितना भी वेव्स ट्रैवल कर ले आगे, इसका लैम्डा जो रहेगा, स्पीड रहेगा, वो हमको कांस्टेंट ही मिलने वाला है, इस पे हमको कोई चेंज नहीं मिलता है। ये इक्वेशन यही बताता है, ठीक है। बाद में हम लोग ये किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को ले सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट मतलब यहाँ पास वाले पॉइंट या यहाँ वाले पॉइंट, किसी को भी ले लीजिए और उसकी भी वेलोसिटी को आप कंसिडर कर सकते हैं कि ये वाली इस टाइम पे यहाँ पास में इसकी कितनी एनर्जी, कितनी वेलोसिटी थी, मतलब इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचते टाइम पे, जैसे यहाँ वाले को कंसिडर किए ना कि यहाँ से यहाँ जाने में उसको कितना स्पीड था, तो स्पीड में तो कोई चेंज नहीं आता। अब यहाँ से यहाँ लीजिए या यहाँ से यहाँ जाने तक लीजिए, इस पर कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर यहाँ से यहाँ तक में कितना ले रहे हैं, स्पीड जो होता है उस पर कोई भी चेंज आपको नहीं मिलने वाला है, ठीक है। बहुत सिंपल सा था। इसी को आपको रेफरेंस बुक में कुछ इस तरीके से बताया है, देखिए ओमेगा टी माइनस के ऑफ एक्स को अलग से ले लिया है, या फिर कांस्टेंट आप ले सकते हैं यहाँ पास में, जो मैंने आपको बताया। अब क्या किया कि जो समय है उसको बहुत ही छोटा कर दिया। अब छोटा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, छोटा करने के लिए हमको बोथ साइड डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टी के फॉर्म में। तो इधर और इधर दोनों साइड में जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, देखिए दोनों में से आप कोई भी टेक्निक आजमा सकते हैं, आपका कोई गलती नहीं है इसमें, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टी के फॉर्म में अगर आप इसको ले लेते हैं तो इस साइड में भी डिफरेंशिएशन, इस साइड में भी डिफरेंशिएशन करिए। तो यहां पास में डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी के फॉर्म में एक्स को, तो हमारा वैल्यू आएगा ओमेगा, और ये बनेगा टी वाला डी अपॉन डी टी ऑफ टी, ठीक है। इसको चेंज करेंगे और ये बनेगा के ऑफ डी एक्स ऑफ डी टी, ठीक है। सॉरी इसको जरूरत नहीं है, तो टी के फॉर्म में है, विद रिस्पेक्ट टू टी किए हैं पर एक्स को करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स को कर लीजिए, टी के फॉर्म में डिफरेंशिएशन ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टी बाई एक्स कर लीजिए। तो देखिए माइनस के डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, ये कांस्टेंट वैल्यू जो है ये तो जीरो हो जाएगी यहां पास में, ओके है। अब कहां गलती हो गया, यही गलती हुआ था, विद रिस्पेक्ट टू डी टी के फॉर्म में। अब ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी के फॉर्म में किए हैं, ठीक है, बाय मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ी हो रहा था। टी के फॉर्म में किए तो टी आया डी टी अपॉन डी टी
माइनस के डी एक्स अपॉन डी टी आया। ओके है, ठीक है। अभी देखिए ये डिफरेंशिएशन ऑफ टी का जो वैल्यू होता है ये क्या होता है, ओमेगा। इस वैल्यू के साथ भी कुछ नहीं कर सकते और ये आएगा 0। इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर दीजिए तो आएगा ओमेगा इक्वल टू के डी एक्स बाई डी टी। के को नीचे लिया ये तो आएगा ओमेगा अपॉन के इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो अगर बहुत ही समय कम लग रहा है, बहुत ही कम समय में चीजें चेंज हो रही हैं, तो हम इसको डिफरेंशिएशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ओमेगा अपॉन के इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, ओमेगा बाई के इक्वल टू देखिए डी एक्स बाई डी टी। यही है आपको, बाकी प्रोसेस सेम है। तो चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप इस तरीके से करिए, दोनों में से जो भी इजी लगे आप उसको उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव। अब देखेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे मैंने इसका पीडीएफ नोट बना दिया है तो आपको वीडियो के लिंक में मिल ही जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। तो स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव ऑन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। तो इसको इमेजिन करने के लिए आपको मैं यहां पास में एक वीडियो दिखाता हूं। देखिए, इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने क्या किया है, एक स्ट्रिंग लिया है और इसको मैंने एनर्जी दिया। जब मैं इस स्ट्रिंग को एनर्जी दूंगा, ठीक है, तो यहां पास में आपको उस स्ट्रिंग के काफी सारे पार्टिकल्स दिखाई दे रहे होंगे। उस पार्टिकल पे कॉन्सेंट्रेट मत करिएगा आप, इस पे कॉन्सेंट्रेट करिए कि जब उस पे वेव आया तो वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जुड़ा हुआ है, जो हमारा स्ट्रिंग का ना, उसके बीच में एक पतली सी लकीर दिखाई दे रही होगी और वो खिंचा रही है। जब किसी भी वायर को, किसी भी स्ट्रिंग को जब आप एनर्जी ऐसे झटके से देंगे और वो वेव पैटर्न बनाएगा, ठीक है, तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं या फिर जिससे वो स्ट्रिंग बना हुआ है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। और जब मैं ऐसे स्ट्रिंग को ऐसे झटका दूंगा, इस टाइप से एनर्जी दूंगा, तो उस पे एक स्ट्रेच आएगा, मतलब कि खिंचावपन आएगा, जिसे हम टेंशन बोलते हैं। खिंचाव आएगा तभी तो ये वाला खिंचाव आएगा, तो ये इसको खींचेगा, फिर ये वाला इसको खींचेगा। मतलब देखिए इस टाइप से अगर वेव पैटर्न बन रहा है और यहाँ वाला स्ट्रिंग क्या करेगा, इस वाले खींच के ऐसे खींचेगा, फिर ये वाला इसको इधर खींचेगा, ये वाला इधर खींचेगा और ये वेव आगे बढ़ते हुए जाएगा। अगर इस पे रिस्टोर, ये जो टेंशन वाला जो पॉइंट है ये नहीं आएगा तो ये स्ट्रिंग खिंचाएगा नहीं और ये वेव पैटर्न भी नहीं बनने वाला। ठीक है, तो जो स्ट्रिंग है वो खिंचाता है। इस वीडियो को अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में भी आएगा। वो आपको जो लाइन दिख रही है, ठीक है, अब वो जो टेंशन जो खिंचा रहा है वो क्या करेगा, अपनी मेन पोजीशन पे फिर से आने की कोशिश करेगा। तो वो फिर से जो आता है उसे बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। इसको हम लोग सॉलिड वाला जो चैप्टर था उसमें पढ़ भी चुके हैं कि किसी वायर को अगर ऐसे खींचा जाए तो उस पर एक रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है और वो उसको फिर से अपनी मेन पोजीशन पे लाने की कोशिश करता है। ठीक है, ऐसे ही कुछ पढ़े थे हम लोग। देखिए कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, ये पैटर्न है आपका। तो ये इन दोनों के बीच में पार्टिकल है, यहाँ पास पार्टिकल है, यहाँ है। तो ये देखिए ये सब के सब क्या है, रिस्टोरिंग फोर्सेस है, जिसको हम टेंशन बोलते हैं, टी। तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा अपने तरफ में, इसको रिस्टोर करेगा, अपनी मीन पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत इमेजिन हो रहा होगा, मैं जानता हूं कि पूरा इमेजिन करना इतना आसान नहीं है, पर अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है ये। तो जब ये रिस्टोर होगा, अपने ओन पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब एनर्जी मिलेगा तो एक खिंचावपन इसमें महसूस होता है और वो उसको फिर से एक स्टेबल पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा। अगर स्टेबल नहीं कर पाएगा तो वो जो स्ट्रिंग है जिसपे हमने एनर्जी दिया वो खिंचा जाएगा, वो वापस अपने ओन पोजीशन में नहीं आएगा। तो मान लीजिए कि अगर एक वायर है या एक स्ट्रिंग है, भले ही रस्सी का हो नॉर्मल, उसको जब ऐसे झटका देंगे और अगर वो अपनी ओन पोजीशन पे नहीं आया वेव बनने के बाद, तो वो जो वायर है या जो स्ट्रिंग है वो कैसा हो जाएगा, वो खिंचा जाएगा आपका, वो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। और हमको लेंथ नहीं बढ़ना है, और हम लोग देखते भी कि लेंथ नहीं बढ़ता है। अगर लेंथ नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब है कि जो एनर्जी उसको दिए उसके कारण उस पर टेंशन जो बना वो रिस्टोर कर लिया और फिर से अपने ओन पोजीशन पे आ गया। अगर नहीं कर पाया मतलब कि उसका लेंथ बढ़ जाएगा। सिंपल सी एकदम बात है। ठीक है, तो ये जो फैक्टर्स हैं जो हम एनर्जी दे रहे हैं, जिसके कारण वो एनर्जी ट्रैवल कर रहा है उस स्ट्रिंग के फॉर्म में, उसका जो इक्वेशन है वो कैसे निकलेगा, तो वो फैक्टर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करते हैं, इसको हमको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर था वो तो टेंशन, जो कि था रिस्टोरिंग फोर्स।
तो टेंशन जो था वो क्या था, रीस्टोरिंग फोर्स। फोर्स का जो फॉर्मूला होता है क्या आता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। फॉर्मूला क्या बनेगा, m का कैपिटल मास तो बन ही गया, इसका हम लोग डायमेंशन इक्वेशन से निकालने की कोशिश करेंगे। यही चीज आपको सारे बुक्स में दिया है, तो हम भी इसी को फॉलो करेंगे। रिस्टोरिंग फोर्स का था मास इंटू एक्सेलरेशन, मास हो गया तुम्हारा आपका ये, ठीक है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है L t टू द पावर -2। दिस इज अवर टेंशन डायमेंशन फॉर्मूला, टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है, जो कि रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्म में, ये हमारा टेंशन है। सेकंड चीज क्या होगा, अब कोई भी स्ट्रिंग के पास में कुछ ना कुछ तो मास होगा ही होगा, तो सेकंड चीज होता है आपका लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, और इसको दूसरे नाम से भी बोला जाता है मास पर यूनिट लेंथ। मतलब हम एक यूनिट, एक समझ लीजिए कि मान लीजिए एक मीटर को ले लेते हैं, तो एक मीटर में आपका कितना मास है, उसी के बेसिस पे वो चीजें चेंज होती है। मान लीजिए कि एक वायर है आपका जिसमें आपने एनर्जी दिया, अब न्यूटन के लॉ के हिसाब से क्या बोलते हैं, न्यूटन के लॉ के हिसाब से बोलते हैं कि कोई भी चीज अगर फर्स्ट लॉ पे जाते हैं, ठीक है, तो कोई भी चीज जैसा है वैसे ही रहना चाहता है। अब उस पे अगर चेंज लाना है, न्यूटन का अगर आप इनर्शिया वाला लॉ समझते हैं, तो इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है, इनर्शिया आपका मास के ऊपर डिपेंड करता है। और ये जो लिख रहे हैं लीनियर मास डेंसिटी या मास पर यूनिट लेंथ, ये एक्चुअल में इनर्शियल वैल्यू है, इनर्शियल वैल्यू। तो ये टोटली मास के ऊपर डिपेंड करता है आपका। तो मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, तो इसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, और ये म्यू की वैल्यू होती है मास अपॉन लेंथ, और इसका डायमेंशन फॉर्मूला होता है m l टू द पावर -1। ओके है, सिंपल सा वैल्यू था एकदम। अगर इन दोनों का मैं रेशियो निकालूं, फोर्स अपॉन मास पर यूनिट लेंथ का अगर मैं रेशियो निकालूं, देखिए, तो अगर मैं इसका डायमेंशन रेशियो निकालता हूं, कौन सा रेशियो, डायमेंशन रेशियो निकालता हूं, तो मेरा वैल्यू आएगा यहां पास में m l t टू द पावर -2 डिवाइड बाय m l टू द पावर -1। m कैंसिल हो गया यहां पास में, ठीक है। इसको अगर आप रेशियो निकालेंगे तो आपको वैल्यू आएगा यहां पास में टेंशन, और नीचे में आएगा म्यू, यही आने वाला है। m कैंसिल हो गया, अगर ये वैल्यू -1 है तो ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, l टू द पावर 2 और t टू द पावर -2, ये बनेगा t अपॉन म्यू। अगर इसकी वैल्यू को 2 को मैं बाहर कर दूं तो ये क्या बनेगा, l टू द पावर -1 का होल स्क्वायर, और आएगा t टू द पावर t अपॉन म्यू। l t टू द पावर -1 लेंथ अपॉन टाइम क्या होता है, ये होता है आपका वेलोसिटी का या स्पीड का इक्वेशन, डायमेंशन इक्वेशन, यही है आपका। तो इसको मैं बोल सकता हूं क्या कि ये आपका वेलोसिटी का इक्वेशन है, तो इसको मैं v स्क्वायर कर देता हूं, ज्यादा बेटर रहेगा मेरे लिए, और t अपॉन म्यू कर देता हूं। स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे तो आएगा t अपॉन म्यू। देखिए ये इक्वल टू एक्चुअल में रहता नहीं है, हमारे पास में एक इक्वेशन आता है, यहाँ पास में हम एक कांस्टेंट वैल्यू डालते हैं जो कि c का फॉर्म होता है। जब हम इसको इधर भेजेंगे अंडर रूट में, तो यहाँ एक c भी लगा देते हैं, c फॉर कांस्टेंट है, ये मैथमेटिकल टर्म पे आता है। नॉर्मली इस c का जो वैल्यू है उसे 1 ले लिया जाता है, ओके है। तो देखिए हमारे पास में एक इक्वेशन आया अंडर रूट t अपॉन म्यू, एंड दिस इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि किन फैक्टर्स के ऊपर में डिपेंडेंट है, पहला टेंशन के ऊपर डिपेंडेंट है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है जो उसको वापस अपने मीन पोजीशन पे खींच रहा है। सेकंड, वो स्ट्रिंग का जो भी उसका इनर्शियल मास है जिसके कारण वो उसको ऑन पोजीशन पे लाने की कोशिश कर रहा है ड्यू टू द न्यूटन्स लॉ के कारण, तो वो क्या करेगा, वो है आपका म्यू। कुछ रेफरेंस बुक में इसे m से भी डिनोट किया गया है, चाहे तो आप m से भी डिनोट कर सकते हैं, कुछ बुक्स में आपको म्यू से भी डिनोट किया गया है, तो ये आपके ऊपर में डिपेंडेंट है, ओके है। सिंपल सा चीज था एकदम। तो इस इक्वेशन को लेते हुए हम एक क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देखते हैं ट्रांसवर्स वेव में, कि वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन लेंगे, आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी ट्रांसवर्स वेव में, ठीक है। मतलब जब ये एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है, देखिए ये इसको वापस खींच रहा है। ट्रांसवर्स मतलब कैसा होता है, इस टाइप से खींचेगा ना, जब ये आगे बढ़ेगा तो ये वाला इसको इधर खींचेगा ऊपर की तरफ, ये वाला इसको ऊपर की तरफ, ये वाला इसको ऊपर की तरफ, और अगर
यहां वाला कोई पॉइंट है, देखिए इस पॉइंट वाला है, तो ये इसको कहां खींचेगा, नीचे की तरफ। ये वाला नीचे आएगा, ये वाला नीचे आएगा, ये वाला ऊपर जाएगा, देखिए ऐसे ही होता है। तो ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा। तो जो मूवमेंट आपको मिल रहा है एनर्जी का, वो किस तरफ मिलता है, एक ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, ऊपर नीचे, जो खिंचावपन मिल रहा है आपको। तो इस टाइप के वेव को बोलते क्या है, ट्रांसवर्स वेव। इसीलिए इसको स्ट्रेच स्ट्रिंग में बताया गया है, ना कि लॉन्गिट्यूडनल वेव में लेके गया। ठीक है, ठीक है। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर इस वीडियो को यहीं क्लोज करेंगे। ओके, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पास में क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, आपको ये पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, ए स्टील वायर 0.72 मीटर लॉन्ग, एक स्टील वायर है जो 0.72 मीटर का लॉन्ग है, हैज़ ए मास ऑफ 5 × 10⁻³ kg, उसका मास भी दे दिया गया है। बोल रहा है इफ द वायर इज अंडर ए टेंशन ऑफ 60 न्यूटन, मतलब जब उस पर आप एनर्जी दिए होंगे तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स बना, जो टेंशन बना एक के दूसरे पे, वो 60 न्यूटन का बना। उसके बाद बोल रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर, तो हमको उसका स्पीड निकालना है, जो कि बहुत ही सिंपल है निकालना। सबसे पहले गिवन वैल्यूज को हम लिख लेते हैं यहाँ पास में, तो सॉल्यूशन को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते। देखिए गिवन वैल्यूज में क्या क्या दिया गया है। गिवन वैल्यूज में सबसे पहले मास दिया गया है जो है 5.0 × 10⁻³ kg, यही दिया गया है। सेकंड दिया गया है लेंथ, और लेंथ की वैल्यू दी गई है आपकी 0.72 मीटर। ये दो वैल्यू आपको गिवन दे दिया है। एक वैल्यू और दिया है टेंशन, जो है 60 न्यूटन का। ओके है, यही वैल्यू दिया गया था। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, T/μ, यही वैल्यू है आपका। टेंशन तो आपको डायरेक्टली यहां से मिल गया, म्यू वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा अलग से। तो म्यू निकालने का क्या तरीका है, मास अपॉन लेंथ, एकदम सिंपल सा है। मास दिया गया है 5.0 × 10⁻³ और लेंथ भी दे दिया है 0.72। ओके है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली, तो मैं वीडियो को नहीं बढ़ाऊंगा, आप अपने से सॉल्व करके इसको देखेंगे। ठीक है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी वो कितनी निकल के आएगी। नॉर्मली आप क्या करिएगा, 72 कैसे रखिएगा, इसकी दोनों जो पॉइंट को हटाने में जो जीरो लगता है वो आप ऊपर दे दीजिएगा, तो ये 500/72 बन जाएगा। ओके है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी वो आएगा 6.9 समथिंग कुछ आएगा, इनटू ये तो आपका इतना ही वैल्यू रहने वाला है -3। इसको केजी बोलेंगे और इसका लेंथ बोलेंगे तो पर लेंथ, केजी पर लेंथ आपकी वैल्यू यहाँ पास में निकल के आ जाएगा 6.9 समथिंग। ठीक है, इसके दोनों जीरो को इधर ले जाइए, 500/72। ठीक है, सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं अब इसको आप। सेकेंड, अब इसको क्या करना है, आपको इसके फॉर्मूले में पुट करना है। मैथमेटिकल पॉइंट से मैं चीज़ों को नहीं समझा रहा हूँ, मैं कंसेप्चुअल पॉइंट्स आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या कैसे कैसे आपको निकालना है। ठीक है, तो सेकंड आएगा आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला जो आएगा √T की वैल्यू आएगी 60 और म्यू की वैल्यू आएगी 6.9। ठीक है, थोड़ा इजी करने के लिए मैं आपको चीज़ें बता दूंगा कि कैसे करना है। जैसे 60 है तो 60, इसको ऊपर वैल्यू ले जाइए तो 10⁻³ ठीक है, और उसके बाद आएगा यहाँ पास में 6.9। इसके एक जीरो को यहाँ दे दीजिए या फिर इसके एक जीरो को इसको उठा के दे दीजिए, तो ये आएगा 60/69 इंटू 10⁻⁻, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, यस, ये ऊपर जाएगा तो +3 और ये भी उसको हो गया तो +4। ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 10⁻² के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और अंडर में बचेगा 60/69, यही वैल्यू निकल के आने वाला है। देखिए 69 नियर अबाउट 70 के आसपास में है, तो इसकी एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा और 6/7 बन जाएगा, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं वैल्यू को। नियर अबाउट इसकी वैल्यू भी 0.8 समथिंग कुछ आएगा। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से आएगा। 6/7 अगर करते हैं तो इसको अगर जीरो लगाएंगे तो एक पॉइंट लग जाएगा और 6 8 जा 56 हो जाएगा और 6 9 जा तो आपका 63 हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, तो 8 से जाएगा ये लगभग 0.8 समथिंग कुछ वैल्यू आएगा आपका यहाँ पास में, और बाद में उसका अंडर आपको निकालना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आएगी अंडर निकालने के बाद आपकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी आपका
0.93, ठीक है। और जब इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.93 भी नहीं आता एक्चुअल में, 0.92 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, 25 समथिंग या 57 समथिंग कुछ आता है आपके वैल्यू। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 92, ये पॉइंट यहाँ नहीं है ना, 92.57, इतना वैल्यू आएगा मीटर पर सेकेंड की वैल्यू आपकी निकल के आएगी यहाँ पास में वेलोसिटी के, ठीक है। इसको अगर आप राउंड ऑफ करेंगे तो 93 के आसपास बन जाता है, ठीक है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ द स्ट्रिंग जब उस पर 60 न्यूटन का रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। उसका जो मास है, इनर्शियल मास बोलेंगे तो 6.9×3 kg पर लेंथ के हिसाब से आएगा। इसको मास पर यूनिट लेंथ के हिसाब से बोलते हैं। तो ये है, और खाली मास लेंगे तो ये है। ओके है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। मैथमेटिकल चीजों को आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। अगर मैं सॉल्व कर भी दूं तब भी आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। अगर आप डायरेक्टली इसको देख के लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में नहीं आने का मतलब कि जब आप इसको एज ए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व करेंगे तो आपको नहीं बनेगा उस टाइम पे। तो मैथ्स का जो चीजें हैं डिवाइड करने वाला, इसको आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि ये हो जाता है बाद में, और सबसे ज्यादा टाइम इसी में कंज्यूम हो जाता है। और फिर बाद में आप सॉल्व करने के लिए फिर आपके पास टाइम नहीं बचता फिजिक्स में। मैक्सिमम लोगों का यही इशू होता है, और इसको आपको रिजॉल्व करना है खुद से। और ये रिजॉल्व करने का तरीका सिर्फ एक ही है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें क्लियर होने लग जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव का टॉपिक और ट्रैवलिंग वेव का टॉपिक अब कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा इस वीडियो पे या इस टॉपिक पे कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ लीजिए। मैं आपको कमेंट के थ्रू अगर बताने का होगा तो बता दूंगा। और अगर आपको कोई पर्सनली क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे FB के मेरे पेज में भी, फेसबुक के पेज में भी आप अपलोड कर सकते हैं। मैं उसका वहाँ पास में भी आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो पसंद आया है या फिर आपको ये वीडियो से अगर बेनिफिट हुआ है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग पास पहुंच पाए। और अभी तक हमारे चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।